सवाल हम यही पूछ रहे हैं बार बार, कितनी निर्भया, कितने हाथरस होंगे? निर्भया कांड के 8 साल बाद भी ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ और उसके बाद जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसे लेकर पूरा देश इस वक्त एक नाराजगी में है, एक गुस्से में उबल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये आंकड़े भी देख लीजिए, बीते 8 साल में कुछ नहीं बदलता, हम वहीं खड़े रहते हैं, चाहे तारीख 16 दिसंबर 2012 की थी या फिर आज अक्टूबर 2020। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर उतरा था। आप हम सब इस पर नाराज थे, हमने इंसाफ मांगे थे, सरकारों को कटघरे में खड़ा किया था, प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था, सख्त कानून भी बना, निर्भया को देश की सर्वोच्च अदालत ने इंसाफ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपके सामने साल 2020 में हाथरस की एक तस्वीर सामने है। इस वारदात ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि इन 8 सालों में क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाथरस जैसी ही वारदात बलरामपुर में हो जाती है, यहां भी एक दलित बेटी से हैवानियत हुई। दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा की इज्जत लूटी और उसे मार दिया। कहानी लेकिन बलरामपुर तक भी खत्म नहीं होती है। आजमगढ़, बुलंदशहर, फतेहपुर, यहां पर भी नाबालिगों से रेप की वारदात सामने आती है। तस्वीर राजस्थान की भी देखिए, राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है। दल बदल जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन महिलाओं की हालत अगर नहीं बदलती है तो उसकी तस्वीर, उस पूरे व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसीलिए लगातार आज तक इस सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक निर्भया के साथ जो हुआ वैसी ही परिस्थिति जो है वो अलग अलग स्तर पर दिखाई देती रहेगी। पूरे देश की नजरें हाथरस पर नहीं, उस परिवार के साथ है इस वक्त पूरे देश की भावना। लेकिन झकझोर देने वाली इस वारदात के लिए, जांच के लिए एसआईटी की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। एसआईटी के प्रमुख गृह सचिव भगवान स्वरूप ने बताया कि टीम ने जांच शुरू कर दी है और 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। हाथरस की वारदात पर सियासत भी गर्मा गई है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। हालांकि प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, हाथरस के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हाथरस जाने से पहले प्रियंका और राहुल दोनों ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। चाहूँगा कि हाथरस के जो सभी बॉर्डर हैं वो सील किए हुए हैं और इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है कि मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। देखिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है और एफएसएल की जांच के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि उसमें उनका रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट उसमें मंतव्य उसमें नहीं दिया गया। मतलब अभी हॉस्पिटल ने अपने तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, उसमें क्या है कि पीड़िता के इस प्रकार के जैसे जो साइंस होते हैं बॉडी पर, वो इस टाइप के साइंस उनको नहीं मिले हैं और उन्होंने इसीलिए उसको एफएसएल के लिए भेजा। बात हो गई और बाकी हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग भेजेंगे। अभी किन किन लोगों से और सर बातचीत करना बाकी है? अभी धीरे धीरे वो कोई कई लोग हैं पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है। वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। एसआईटी पहुंची है हाथरस और ये कह रहे हैं वो कि 7 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है हाथरस में। चित्रा, आप सबसे पहले हाथरस पहुंची थी, आपने पीड़ित परिवार से बात की, आप उस जगह तक गई जहां पर आपने दिखाया कि जो ये वारदात हुई है, जिस खेत में ये वारदात हुई है, वहां तक की तस्वीर हमने आज तक के इस मंच के जरिए पूरे देश के सामने रखी। पीड़िता को जला दिया जाता है। मैं अंतिम संस्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं क्योंकि उसकी डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है चित्रा,
और ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये पूरे देश के अंदर उबलना चाहिए। चित्रा, क्या हो रहा है आज वहां पर? और 7 दिन का जो ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि 7 दिन में इंसाफ होगा, क्या तस्वीर है? परिवार को भरोसा है? और देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के जितने भी कैमरे हैं उन सभी को 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके, सत्या मैं चाहूंगी कि आप आगे आइए, पहले ही रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है जो पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार तमाम दूसरे अधिकारियों का भी आने जाने का सिलसिला जारी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक अंदर हमें एंट्री नहीं दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि बीती शाम ही वो यहां पर पहुंच गई थी। 7 दिनों के भीतर, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे मामले में सीएम योगी से बातचीत की थी। योगी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई फैसले लेते हुए पीड़ित परिवार को न सिर्फ 25 लाख रुपए और बाकी सुविधाओं की भी बात कही गई। लेकिन सभी यही चाहते हैं, एक सुर से चाहते हैं कि पूरे मामले में न्याय हो और फांसी की सजा दी जाए। और इसी वजह से एसआईटी की टीम जितनी जल्दी हो सकेगी, जितनी जल्दी अगर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये डिसाइड होगा कि जो गुनहगार पकड़े गए हैं उनके लिए सजा क्या हो। लेकिन जो बड़ी बात राजनीति के सामने आ रही है, देखिए आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों के लिए कहा जा रहा है कि वो निकलेंगे 10:30 बजे के बाद, कभी भी वो निकल सकते हैं। हाथरस की सीमा तो पूरी तरह से सील है, लेकिन दिल्ली से चूंकि वो यहाँ पर निकलेंगे और दिल्ली से यहाँ का रास्ता तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे के आसपास है, तो इतने वक्त में इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि हाथरस के आसपास भी वो आ पाएंगे। जो यूपी पुलिस की तैयारी है, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर ही उनको रोक लिया जाएगा, यानी कि वहां से उनकी एंट्री यहां पर आसपास के जिलों तक भी नहीं दी जाएगी, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति चरम पर है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और ममता बनर्जी का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा भी 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिससे पूरे प्रदेश को आक्रोशित करके रखा हुआ है। लेकिन राजस्थान की खबर पर भी बीजेपी सवाल पूछ रही है कि प्रियंका यहाँ तो आ रही है, राजस्थान क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि वहां पर भी 2 बेटियों के साथ रेप का इसी तरह का मामला सामने आया है। तो सियासत धुआंधार है, लेकिन इन सब के बीच कहीं इंसाफ की जो आस बंधी हुई है वो टूट न जाए, परिवार वालों को इस बात का डर है। और फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर जानकारी के हिसाब से एसआईटी की टीम बैठी हुई है। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम जो लगातार पीड़ित पक्ष है, परिवार है, उनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी ले रही है और ये जानना चाह रही है कि 14 सितंबर को सुबह 9 बजे आखिर खेत में क्या हुआ था, उसको लेकर लगातार सवाल जवाब। ठीक है चित्रा, आप वहां पर नजर बनाए रखें, क्योंकि एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है। चित्रा, आपके पास हम लौटेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक आनंद भी हमारे साथ हाथरस से जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बीते 2 दिन से जो भी हाथरस की इस घटना को लेकर हमने देखा। बीते 2 दिन में संबित पात्रा जी, मेरी जितने लोगों से बात हुई है, चाहे वो घर परिवार के हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो दफ्तर में काम करने वाले कोलीग हों, दूर बैठे लोग हों जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो सब एक बात कर रहे हैं कि हाथरस में इस बच्ची के साथ जो हुआ है, गैंगरेप हुआ और उसके बाद इसके साथ जो हुआ, जो इंसाफ इसे मिलना चाहिए था, अंतिम संस्कार का हक हर व्यक्ति को है, हर परिवार को है, जो मिलना चाहिए था वो इसे नहीं मिला है। संबित पात्रा जी, आपको गुस्सा नहीं आता है? जवाब दीजिए मुझे इस बात का। मीनाक्षी जी, आपका गुस्सा आना जायज है और केवल आपका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गुस्सा करना इस विषय पे जायज है। आपको गुस्सा आ रहा है संबित पात्रा जी, मुझे आपसे जानना है। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा? है? नहीं, क्यों नहीं आएगा? ने हमें भी गुस्सा है, प्रधानमंत्री जी को भी गुस्सा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी गुस्सा है, तभी एसआईटी का गठन भी हुआ है और तभी न्याय के लिए हम सब तत्पर हैं। और एसआईटी को ये निर्देश भी दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर आप जल्दी से जल्दी इस पूरे मसले का जांच करें, जांच के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित न्याय मिले और जो यहाँ पे जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी की सजा हो, इसलिए ये त्वरितता दिखाई जा रही है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो, चाहे न्यूज मीडिया हो, चाहे हम कार्यकर्ता हो, हम सबको गुस्सा आना चाहिए। अगर गुस्सा नहीं आएगा तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं हमारी आत्मा मर चुकी है। संबित पात्रा जी, अगर आपको गुस्सा है, आपको अगर इतनी नाराजगी है, 2 दिन से मैं अभी आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर गई, मैंने ये देखने की कोशिश की, क्योंकि आप देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर ट्वीट करते हैं, तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आप अपनी राय रखते हैं, आप लोगों को बधाइयों के संदेश दे रहे हैं, आप अपने सार्वजनिक जीवन में जिन लोगों से आपने मुलाकातें की हैं उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हाथरस की घटना पर मैं कह रही हूं, सरकारों से उलट, दलों से उलट, राज्य में किसकी सरकार है इससे उलट, एक ट्वीट नहीं है आपका हाथरस की पीड़िता के लिए, और आप मुझे कह रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं, आपके मन में गुस्सा है, नाराजगी है, एक ट्वीट नहीं। क्यों?
मीनाक्षी जी, आपका प्रश्न वाजिब है, मैंने ट्वीट किया नहीं है, सही बात है। मगर आप बताइए मीनाक्षी जी, क्या बलात्कार जैसे, रेप जैसे, हत्या जैसे जघन्य अपराधों का अंतिम पड़ाव एक ट्वीट होता है? क्या मेरे ट्वीट कर देने से मेरे गुस्से और मेरे संवेदनशीलता का पता चल जाएगा और उससे ये पूरा विषय हल हो जाएगा? ट्वीट एक माध्यम होता है और मैं मानता हूं कि ट्वीट करना चाहिए और इस विषय पे अपने हृदय की व्यथाओं को सामने रखना भी चाहिए। मगर क्या ये विषय डिबेट का विषय होना चाहिए? डिबेट का विषय ये होना चाहिए संबित पात्रा जी। मुझे लगता है कि ये संबित पात्रा जी, आधी रात में अंतिम संस्कार होता है, रात के अंधेरे में, परिवार को साथ लिए बगैर। और अंतिम संस्कार नहीं है ये अंतिम संस्कार नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़े गए, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, वहां पर लाश पर, डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए, किसका आदेश था? संबित पात्रा जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानकारी के बिना यह मुमकिन है? संबित पात्रा जी, मुझे बताइए यह चीज आप। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको इस पे इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी अभी जांच कर रही है और हम सब काफी दूर हैं। यहां से बैठ के मैं अनुमानतः बताऊं कि किस प्रकार से किस समय क्या हुआ, ये उचित नहीं होगा। फिर भी जो दृश्य हमें टीवी के माध्यम से और आपके रिपोर्टरों के माध्यम से, वो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये वेदना का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको दो चीजें समझनी होगी। मैं भी कल से लगातार आज तक को देख रहा हूं, क्योंकि आज तक ने इस विषय को बड़े संगीनता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उठाया है। आज तक ने, मैं बधाई भी देता हूं आज तक को। मगर आज तक ने एक बात यह भी दिखाया है कि वहां के जो एडीजी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और वहां के जो डीएम हैं, उनके इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि परिवार से अनुमति ली गई है नहीं ली गई है। मैं इस पे किसी प्रकार का कंक्लूजन देना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एसआईटी इस पे अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। मगर हां, एवरी डेड बॉडी हैज अ राइट ऑफ डिसेंट बरियल या क्रिमेशन। कोई भी डेड बॉडी हो, उसको एक डिसेंट क्रिमेशन मिले, विदाई मिले, वो उस डेड बॉडी का अधिकार है। केवल जीवित लोगों का अधिकार नहीं होता है, मृतकों का भी अधिकार होता है। देखिए, मैं केवल आप ऑफिशियल वर्जन ये बता रहे हैं कि जो वहां पर पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि परिवार से मंजूरी ली गई, लेकिन हमने तो परिवार का भी वो स्टेटमेंट दिखाया जहां पर परिवार, मां झोली फैला के ये कह रही है कि उसे अपनी बच्ची का कम से कम अंतिम संस्कार करने दिया जाए, कम से कम उसे घर से अंतिम बार विदा किया जाए। लेकिन इस बीच सवाल सरकारों पर जरूर उठेंगे, उनके काम करने के तरीके पर जरूर उठेंगे, और घटना हो जाने के बाद जो उन्हें करना चाहिए था और जो उन्होंने नहीं किया, उस नाकामी पर भी उठेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम बात, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ किसी राज्य या दल विशेष तक सीमित नहीं है। तस्वीर आप आगे की देखिए, राजस्थान की, राजस्थान के 12 में भी बलात्कार हुआ है। आरोपी लड़के भी नाबालिग हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल रेप से इनकार कर रही है। लेके गए थे और फिर हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। अरे मतलब वो जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर ना वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे, वहाँ से फिर वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते। हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। अरे मतलब वो जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर ना वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे, वहाँ से फिर वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। तो हम आपको ये तस्वीर राजस्थान से भी दिखा रहे हैं, जहां पर बलात्कार की घटना सामने आई है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी तस्वीर जो यहां से उभरती है वो ये कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका अधिकार कहां है। संबित पात्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संबित जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन केंद्र में भी आपकी सरकार है और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और जो भी सम्मान को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बात है, वो किसी राज्य तक सीमित नहीं है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो राजस्थान में भी हो रही है। और देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अगर इस साल के, बीते साल के आंकड़ों की बात करें, 2019 के आंकड़ों की, तो ये दोनों स्टेट सबसे ऊपर है महिलाओं के प्रति क्राइम के मामले में।
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरे पास एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी है और एनसीआरबी में राजस्थान नंबर 1 राज्य है जहां गैंगरेप की केस सबसे अधिक हुई हैं, जहां दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज सबसे अधिक हुई हैं। और अगर आंकड़े बताए जाएं तो 902 गैंगरेप प्रति 1 लाख महिलाओं पर राजस्थान में हुआ है। किंतु आंकड़े करना मुझे लगता है ये बिल्कुल संवेदनहीनता भी होगी। चाहे एक रेप हो, चाहे 910 रेप हो, रेप होता है और प्रत्येक आत्मा को कष्ट होता है। आप देखिए, इसलिए इन विषयों पर राजनीति करना, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी राजनीति कर रही है, एक सिलेक्टिव राजनीति है। आप उत्तर प्रदेश जाना चाहती हैं क्योंकि वहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप राजस्थान नहीं जाना चाहती है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। ये एक संदेश भेजता है, और खास करके तब जब आप एक महिला नेत्री भी हैं और आपके एम्बिशंस उत्तर प्रदेश में है। अपने एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने के लिए आप एक राज्य में जाएंगी और दूसरे राज्य की महिलाओं के प्रति आपका दर्द नहीं रहेगा, तो सवाल केंद्र और राज्यों के सरकारों से ज्यादा जो केंद्र नेतृत्व है उस पर भी उठेगा। लोग ये सिलेक्टिविटी के विषय में जरूर पूछेंगे। संबित जी, आपके इस सवाल का जवाब हम सीधे, अब हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी कब जाएंगी बारां? मीनाक्षी, निश्चित तौर पर वो वहां भी जाएंगी, वो उत्तर प्रदेश भी आएंगी। क्योंकि जब अलवर में गैंगरेप हुआ था तब तो नहीं गई थी प्रियंका गांधी। देखिए, अब या तो मुझे थोड़ा सा संबित पात्रा की तरीके से जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आप भी बोलती रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने आपसे 2-3 बातें कही, मेरी बात को शुरुआत तो हो जाने दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं संबित पात्रा से सहमत हूं पूरी तरीके से। रेप है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, अलवर में हो, बारां में हो, बुलंदशहर में हो, बलरामपुर में हो, हाथरस में हो, और या फिर बागपत में हो। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें महिलाओं के सम्मान को लेकर के कोई दो राय नहीं हो सकती। और जितनी कठोर शब्दों में निंदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की होगी, उतने ही कठोर शब्दों में निंदा राजस्थान की सरकार की भी होगी। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाथरस में पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश का शासन 15 दिन तक कान में रुई डाले बैठा रहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार इस घटना को फेक बताते रहे, जिस तरीके से आगरा का पुलिस विभाग इस घटना को फेक बताता रहा, और उसके बाद इस घटना के बाद फिर बलरामपुर में वैसा ही विभत्स, और कल रात में बलरामपुर में, और उसके बाद आजमगढ़ और बागपत में भी उसी तरीके की हत्याएं रेप करने के बाद हुई। तो रेप के जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रियंका जी पहले वहां आई है, उसके बाद वो राजस्थान भी जाएंगी, और चिंता मत कीजिए, उतने ही कठोर शब्दों में बात की जाएगी, उतने ही कठोर शब्दों में निंदा की जाएगी। अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। रेप, किसी भी रेप की इंटेंसिटी क्या है, ये कैसे तय होगा और ये कौन तय करेगा? और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के सामने इस वक्त राजनीतिक दलों की जो तस्वीर उभर रही है, जो इमेज उभर रही है, मैं आपको उसकी असलियत बताती हूं। वो इमेज ये उभरती है कि अगर उत्तर प्रदेश में रेप होता है, बलात्कार होता है, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्लाएगी, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ को घेरना है। लेकिन वही रेप अगर राजस्थान में होता है तो अशोक गहलोत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सचिन पायलट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, प्रियंका गांधी चुप रहेंगी, राहुल गांधी चुप रहेंगे, सोनिया गांधी चुप रहेंगी। और कांग्रेस पार्टी जो राजपथ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करती है, इंडिया गेट पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करती है, बाकी मुद्दों पर ट्रैक्टर तक जला देती है इस समय में, लेकिन राजस्थान की परिस्थिति में वो खामोश हो जाएगी क्योंकि अपनी सरकार कटघरे में है। ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना सुरेंद्र प्रताप जी, इस सेलेक्टिव अप्रोच महिलाओं के अधिकारों में, ये पूरे देश के सामने राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से पर्दाफाश उनका हो चुका है। मीनाक्षी, बिल्कुल आपसे मेरी बात को सुनिए, मैं सहमत हूं। सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस वाले बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मैंने तो आपसे कहा, राजस्थान की गहलोत सरकार भी उसी तरीके से कटघरे में खड़ी होगी। और रही बात राजनीतिक नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ, आप अपने मीडिया को भी कटघरे में एक बार खड़ा कर लीजिए कि जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत मरा है, उस दिन से लेकर के आज तक कम से कम 8000 आत्महत्याएं हो चुकी है और 4000 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। इसको भी आप देखिए, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं आपको। आईना दिखाने से पहले एक बार आईना देख भी लिया कीजिए। मेरा ये जो आईना दिखाने की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आप आईना दिखाने की बात कर रहे हैं ना, नहीं, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल टोकूंगी। अगर आप गलत बोलेंगे, अगर आप रेप को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे जहां पर आपकी सरकार है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी। ये बिल्कुल मेरा अधिकार है आपको टोकने का। संबित पात्रा जी, ये जो तस्वीर उभरती है यहाँ पर, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सुरेंद्र राजपूत जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, गलत को गलत एक्सेप्ट करने की बजाय
उसकी जो ये लीपापोती की कोशिश हो रही है, जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ भी बदलने वाला है। देखिए मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो है, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। ये पूरा विषय मीडिया ने और खास करके आपके चैनल ने, मैं कल से देख रहा हूं, आपके चैनल ने एक इसमें जागरूकता भी फैलाई है और मीडिया का काम एक जागरूक रूप से इस विषय को लेकर जनता तक जाना है। आपने वो काम बेखूबी निभाया है। दूसरी बात है, हमें यह समझना होगा कि आखिरकार पूरे देश में किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या वो कांग्रेस शासित राज्य हो, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की विभत्स घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी, जो कि महिला व बाल कल्याण मंत्री है, उन्होंने अभी 2 महीने पहले ही एक रिपोर्ट सबमिट किया है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ निर्भया फंड। अब देखिए, निर्भया फंड दिया गया था कि प्रत्येक राज्य अपने निर्भया फंड को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सटीक रूप से इस्तेमाल करे। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं अपने राज्यों को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तमाम राज्यों ने, जिसमें सबसे नंबर 1 पे, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। संबित जी, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने निर्भया फंड का जिक्र किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 100 करोड़ से ज्यादा का निर्भया फंड है, 6 करोड़ खर्च हुआ है सिर्फ अभी तक। ये कौन तय करेगा संबित पात्रा जी? सरकार में तो आप ही है ना, सवाल तो हम आपसे ही पूछेंगे ना। केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है मीनाक्षी जी, और इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा, मैं बीजेपी शासित राज्य और कांग्रेस शासित राज्यों के बीच में पार्थक्यता नहीं करूंगा, क्योंकि इस डिबेट में मैं चिल्लाऊं सुरेंद्र राजपूत पे, सुरेंद्र राजपूत चिल्लाएं मेरे पे और हम चिल्लाएं आप पे, इससे जो दर्शक होता है उसको लगता है कि हम कितने संवेदनहीन लोग हैं। उनको लगता है कि अच्छा, राजस्थान का रेप नहीं, उत्तर प्रदेश का रेप है, यहां प्रियंका गांधी जाएंगी, वहां नहीं जाएंगी। लोगों को लगता है कि हम लोग मनुष्य नहीं है। राजनेता जो होता है वो असंवेदनहीन, केवल वोटों को बटोरने वाला प्राणी है। मैं अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं। जिन भी राज्यों ने, मैं बता दूं, सभी राज्यों ने अंडर यूटिलाइजेशन किया है और सबसे अच्छा रिकॉर्ड अंडर यूटिलाइजेशन के बाद जो थोड़ा भी यूटिलाइज किया है उसमें अच्छा रिकॉर्ड हरियाणा का है। हां, एक कांग्रेस राज्य छत्तीसगढ़ ने भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, मगर बाकी राज्यों ने, और दिल्ली में बता दूं सबसे अंडर यूटिलाइज्ड, अगर सबसे कम फंड यहीं यूटिलाइज हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है, क्योंकि निर्भया का पूरा केस दिल्ली से आरंभ हुआ था। तो मैं बिना राजनीति करते हुए सभी राज्य सरकारों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाएं, माताएं, बहनी, उनके सुरक्षा के लिए आप निर्भया फंड का इस्तेमाल करिए, और निर्भया फंड जो कि केंद्र ने बिल्कुल उचित समय पर जो राशि आपको पहुंचाना चाहिए वो पहुंचाया है, आप उसका इस्तेमाल करिए। उससे हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। निर्भया फंड के इस्तेमाल की आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपको उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दिया, जहां पर अंडर यूटिलाइज्ड फंड सिर्फ 6 करोड़ खर्च हुआ है, जबकि 100 करोड़ से ज्यादा का निर्भया फंड जो है दिया गया है, उत्तर प्रदेश को एलोकेट किया गया है, देश का सबसे बड़ा सूबा है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल यहां पर संबित पात्रा उठा रहे हैं, केंद्र सरकार ने तो फंड दे दिया, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल अगर राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, और राज्य सरकारों में मैं दोनों को शामिल कर रही हूं, बीजेपी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है, अगर ये नहीं यूटिलाइज हो रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? निश्चित तौर पर राज्य सरकारें जिम्मेवार है मीनाक्षी, और इसमें बिल्कुल मैं संबित से सहमत हूं, और पूरी तरीके से ये कांग्रेस शासित और भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं है। ये मूल रूप से मुद्दा है, प्राथमिकताओं की बातें हैं, और ये जो शासन और प्रशासन के स्तर पर अधिकारी और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, अगर वो उनकी प्राथमिकताएं इस तरीके से नहीं बांधी जाएंगी और इस तरीके से अगर उनको प्राथमिकताओं के लिए जोर नहीं डाला जाएगा, और आप मीडिया वालों के साथ भी जोर नहीं डाला जाएगा, आप मीडिया वाले भी कैमरा लेकर उनसे नहीं पूछेंगे कि भाई आपने यूटिलाइज क्यों नहीं किया, क्या कारण है, या तो वो कारण बताएं और या फंड यूज करें। इसके लिए जन जागरण भी करना होगा और सामूहिक दबाव डालना होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी, हर महीने केंद्र सरकार एक चिट्ठी लिख करके पूछ तो सकती है कि भाई आपने ये फंड यूटिलाइज क्यों नहीं किया। वो अशोक गहलोत साहब से भी पूछे, वो योगी आदित्यनाथ से भी पूछे, और वो भूपेश बघेल जी से भी पूछे, उद्धव ठाकरे जी से भी पूछे। सबसे पूछना जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार अगर इन हेडलाइन मैनेजमेंट को छोड़ करके कामों का मैनेजमेंट करेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये फंड भी यूटिलाइज होगा और इन सब मामलों में, दरिंदगी के मामलों में कमी भी आएगी। बोलिए संबित जी। देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है
ये फेडरल कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है। अगर केंद्र चिट्ठी लिख दे, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर केंद्र चिट्ठी लिख दे राजस्थान सरकार को कि आपने अंडर यूटिलाइज किया हुआ है निर्भया फंड का, तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कांग्रेस पार्टी और कहेगी कि देखिए हमारे काम में हस्तक्षेप केंद्र कर रही है। केंद्र का काम पैसा देना है, ये कोई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं है कि केंद्र बैठ के एक टीचर की तरह, एक हेडमास्टर की तरह स्टूडेंट को समझाएगा कि तुम ऐसे पैसे खर्च करो। 219 करोड़ रुपए केंद्र के माध्यम से निर्भया फंड के रूप में 2016 से 19 के बीच में सभी राज्यों को आवंटित किया गया है। और मेरे पास यह अनुपात रखा गया है कि जो वैसे मुझे यह बताना नहीं है, मगर आप देखेंगे मुख्यतः जो कांग्रेस शासित राज्य है जिन्होंने इस फंड का अंडर यूटिलाइजेशन एक बड़े पैमाने पर किया है। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी किए बगैर मैं सिर्फ इतना आश्वासन देना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है, वो दिल को छूने वाला और दिल में वेदना लाने वाला है। इसमें मेरी सिर्फ दो विनती है और मैं अंत करता हूं। एक विनती है कि इसको जाति धर्म इनके परिधि में बांध करके हम एक विद्वेष का भावना उत्पन्न करने की कोशिश ना करें, दंगे कराने की कोशिश ना करें। दूसरा, आप योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास रखें। कानून को किस प्रकार लागू करना है बिना इफ एंड बट, उनके मन में किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं रहता है। एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार करिए और त्वरित कार्यवाही होगी, यह आश्वासन हमारा। परिवार कैसे विश्वास रखेगा? रात के अंधेरे में बेटी का शव जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़ककर, कैसे विश्वास रखेगा? परिवार को उस शव के नजदीक तक नहीं जाने दिया जाता, लास्ट प्रेयर्स करने तक नहीं दी जाती हैं। पुलिस जिसके ऊपर व्यवस्था है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो ह्यूमन चेन बनाती है। ह्यूमन चेन बनाकर पूरी अर्थी को घेर लेती है ताकि कोई दूसरा नजदीक वहां तक ना पहुंच पाए। क्या छिपाने की कोशिश हो रही है संबित पात्रा जी? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? मीनाक्षी जी, आपके बात में दम है और किसी भी परिवार, जिस परिवार में मृत्यु होती है, उसका अंतिम इच्छा यही होता है कि वो अपने प्रियजन को जो इस संसार से चला गया है उसको नहलाए धुलाए और जैसे उनकी मां कह रही थी हल्दी कुमकुम इत्यादि लगा करके एक मनुष्य की तरह से उसके विदा करे। और मैं इस वेदना को समझ सकता हूं। मुझे लगता है कुछ चीजों में कितना भी तथ्य हो या ना हो उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना जनता जनार्दन उसे चाहेगी और ना मेरा दिल उसमें गवाही देगा कि मैं इस प्रकार के विषयों को डिफेंड करूं। और खास करके कल एक पुलिस वाला वहां हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, ये संवेदनहीनता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई पुलिस वाले को मुस्कुराते और हंसते हुए। कब होगी कार्रवाई? कार्यवाही होगी। आप लिखित में, मुझे लगता है उसे सस्पेंड कर दिया गया होगा और अगर सस्पेंड भी नहीं किया गया होगा तो आज या कल में सस्पेंड हो भी जाएगा। मगर मैं जानता हूं कि कार्यवाही होगी और होगी। इस प्रकार के विषयों में मुस्कुराना, हंसना और संवेदनहीनता दिखाना ये कतई मनुष्य का आचरण नहीं हो सकता है। किंतु देखिए, बहुत सारे जो विषय होते हैं वो ऑन ग्राउंड पुलिस को भी मैनेज करने पड़ते हैं कि दंगे ना हो, फसाद ना हो, किसी प्रकार से बाकी मनुष्यों के जीवन को खतरे में ना डाला जाए। तो पुलिस बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करती है। मगर मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है, आप मैनेज करें किंतु संवेदनशीलता के साथ करें, संवेदनहीनता के साथ कतई ना करें। जिन पुलिस ऑफिसर का जिक्र संबित जी आपने किया, उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आज देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए। जिनके भी घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जिनका भविष्य बनाने के बारे में वो सोचते हैं, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये तस्वीर इसलिए जरूरी है, जो कुछ हाथरस की बच्ची के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है और इसीलिए आज आवाज उठाना, इंसाफ मांगना बहुत जरूरी है। और आज तक की पूरी ये कोशिश है कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल जो तस्वीर परोसने की कोशिश कर रहे हैं उससे ऊपर उठकर इंसाफ की आवाज जो है वो पीछे नहीं छूटनी चाहिए। और इसीलिए हम आपको हाथरस से लेकर बलरामपुर से लेकर राजस्थान के बारां तक जो कुछ हुआ है उसका हर एक अपडेट दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी 10 जनपद पहुंचे और प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाने की तैयारी में है। मैं एक बार फिर आपसे यह सवाल पूछूंगी, आप एक बार इसका जवाब पहले दे चुके हैं, मैं आपसे फिर यह सवाल पूछूंगी। उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, वहां जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां लेकर एक सेलेक्टिव चुप्पी प्रियंका गांधी साध लेती हैं। जनता इसका क्या मतलब समझे? 3 बातें बहुत स्पष्ट कह दूं, इस बात का भी जवाब दूंगा। अभी संबित ने कहा कि इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाएगा, तो मैं संबित से पूछना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का सूचना सलाहकार क्या बर्खास्त हो गया है, जिसने ये कहा था कि ये फेक न्यूज है? आगरा की पुलिस क्या बर्खास्त हो गई है, सस्पेंड हो गई है? और खाली हाथरस की घटना ही नहीं, हाथरस की घटना ही जितनी विभत्स घटना और उसका भी अंतिम संस्कार बलरामपुर की बच्ची का भी कल रात 11 बजे कर दिया गया है।
तो क्या ये उत्तर प्रदेश में रात को अंतिम संस्कार होंगे? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो 15 दिन बाद जब प्रधानमंत्री का टेलीफोन कॉल आएगा उसके बाद वो एसआईटी गठित करेंगे और उसके बाद वो कॉल लेंगे, उसके बाद वो पीड़ित परिवार से बात करेंगे? ये संवेदनहीनता है या संवेदनशीलता है, इस बात को देखना होगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की महासचिव है, तो निश्चित तौर पर प्राथमिक जिम्मेवारी उनकी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन राजस्थान भी वो जाएंगी और अगर राजस्थान में किसी भी प्रकार की शासन के द्वारा एट्रोसिटीज होगी उसके खिलाफ भी हम इससे कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से आवाज ठीक है। उनके ऊपर संगठन को लेकर उनके पास जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश की, इसलिए उत्तर प्रदेश वो जाएंगी, लेकिन राजस्थान के रेप को लेकर वो आंखें मूंद लेंगी। 10 जनपद से हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, राहुल गांधी पहुंचे हैं 10 जनपद, क्या तैयारी है, कब तक कैसे पहुंचेंगे हाथरस, क्योंकि वहां तो धारा 144 लागू है? देखिए, थोड़ी देर में निकलने का प्लान है इनका। अभी राहुल गांधी 10 जनपद के अंदर मौजूद है अपनी मां सोनिया गांधी के साथ और प्रियंका का वेट किया जा रहा है। थोड़ी देर में इनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहां से निकलना है। हाथरस वो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 वहां लगा दी है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं पूरी घटना को लेकर के कि जंगल राज है, वहां पे बेटियों की सुरक्षा नहीं है और जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए और मरने के बाद भी अंतिम संस्कार की जो उनको अनुमति थी वो नहीं दी गई, खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। राहुल गांधी ने आज सुबह भी ट्वीट किया, लेकिन दोनों के दोनों बहन और भाई प्रियंका और राहुल गांधी वहां जाकर के पीड़िता के परिवार से कोशिश करेंगे मिलने की, लेकिन प्रशासन ने डीएनडी पे नोएडा बॉर्डर को ही सील कर दिया है, इनको जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाए। बस प्रियंका गांधी का इंतजार किया जा रहा है और दोनों ही साथ निकलेंगे एक ही गाड़ी से और वहां कोशिश करेंगे हाथरस जाने के लिए। लेकिन इस बात को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से बात की थी और घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि अगर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के, हमने परिवार वालों की मर्जी से किया था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वहां जाने से मामले को नया एक राजनीतिक तौर से नया एक मोड़ मिलने की कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर से मामला और गर्माएगा। शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास अपडेट्स के लिए हम आगे लौटते रहेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी से और कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत लगातार बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे वक्त के लेके जाना चाहूंगी, लेकिन इस बीच हमारे पास खबर आ रही है बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोल रही हैं, आइए सुनते हैं। सुबह 10:30 बजे मीडिया में क्यों आई हो? वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी और यूपी में जो मन चले लोग हैं, जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर मायावती लगातार सवाल खड़े कर रही है और हम भी आज तक के इस मंच के जरिए बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे हाथरस हो, बलरामपुर हो, राजस्थान का बारां हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी लड़की के साथ, वो दलित है, वो दलित नहीं है, वो किस धर्म की है, किस जाति की है, उसका नाम क्या है, वो अमीर है, वो गरीब है, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। हर लड़की का सम्मान उतना ही जरूरी है, हर लड़की के अधिकार की लड़ाई उतनी ही जरूरी है। और इसी बात को लेकर मैं अब हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। यहां पर संबित पात्रा जी, मैं आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे लेके जाना चाहूंगी। जिस वक्त निर्भया का केस हुआ था, निर्भया का केस हुआ, पूरा देश सड़क पर था, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया था कि अब हम और नहीं सहेंगे। एक के बाद एक लड़कियों के खिलाफ जिस तरह के क्राइम सामने आ रहे हैं, जो वारदातें सामने आ रही हैं, अब बस हुआ।
पूरा देश सामने आया था। और जिस स्तर पर सरकार की आलोचना हुई थी, आप तो विपक्ष में थे, आपने भी देखा है किस स्तर पर सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद की 2-3 बातों की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। निर्भया अस्पताल में एडमिट हुई, एम्स की टीम ने उसका इलाज किया। इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया। जब सिंगापुर से वो वापस लौटी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर शव को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। सोनिया गांधी पीड़िता से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये सब कुछ हमें हाथरस में क्यों नहीं दिखाई देता संबित पात्रा जी? देखिए, मुझे लगता है जो मूल उद्देश्य न्याय का होना चाहिए। केवल बॉडी को, और इस दूसरा उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि पार्थिव शरीर को भी न्याय मिला कि नहीं। संबित जी, शरीर जो व्यक्ति था उसको न्याय मिला कि नहीं। संबित जी, न्याय का आपने जिक्र किया, न्याय तो अब देश की अदालत देगी। लेकिन जो घटना हुई, जो वारदात हुई, उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है संबित जी। एक सहानुभूति तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, सहानुभूति को तो आप छोड़ दीजिए। पीड़ित को जला दिया जाएगा, जीते जी हम उसको सम्मान नहीं दे पाए, मरते उसके मरने के बाद भी हम उसे सम्मान नहीं देंगे एक देश, एक समाज के तौर पर। नहीं, मीनाक्षी जी, बिल्कुल तथ्यात्मक बात है और बिल्कुल वाजिब बात है जो आप कह रही हैं। और हर घर में व्यक्ति ये सोच रहा होगा, मगर इसलिए मैंने आरंभ में ही जब आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा था, मैंने कहा था मैं बहुत दूर हूं। घटना चक्र जो है वहां के अधिकारी ही बता पा रहे हैं, उनके माता पिता ही बता सकते हैं, और मीडिया कर्मी, खास करके आपके चैनल के जो रिपोर्टर ग्राउंड में मौजूद है वो बता सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि परिवार से कंसेंट लिया गया है, परिवार के कुछ सदस्य शायद वहां मौजूद थे, कुछ फोटो भी जारी की गई है। मीडिया कर्मी इसके कॉन्ट्ररी कह रहे हैं, परिवारजन भी इसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है एसआईटी के जांच के रिपोर्ट का मुझे इंतजार करना चाहिए। और इतना मैं जरूर मानूंगा कि पार्थिव शरीर को न्याय मिलना चाहिए। न्याय केवल शरीर को ही नहीं, मरने के बाद पार्थिव शरीर को भी मिलना चाहिए। कोई संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। मगर यह भी मैंने कहा कि पुलिस की जो टास्क होती है वह बहुत डिफिकल्ट होती है। पुलिस का टास्क यह भी होता है कि कहीं दंगे ना भड़क जाएं, कहीं दो समाजों के बीच में टक्कर ना हो जाए, क्योंकि बलरामपुर में कहीं हिंदू मुसलमान दंगे ना भड़क जाए और बाकी जान ना चली जाए। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना होता है, किंतु संवेदनशीलता के साथ, संवेदनहीनता के साथ। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उभरने वाले आक्रोश को नहीं संभाल सकती तो उस पूरे पुलिस बल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं संभाल सकती, ये दलील गले नहीं उतरती संबित पात्रा जी, बिल्कुल नहीं उतरती है दलील गले कि एक लड़की की मौत हो जाती है, उसका परिवार बिलख रहा है, उसकी मां झोली फैला के ये कह रही है कि मुझे मेरी बेटी एक बार दे दीजिए, उसको मैं हल्दी कुमकुम लगा लूं। आप मुझे ये समझा रहे हैं कि पुलिस को ये डर है कि वहां पर दंगा हो जाएगा? सरकार को इसीलिए चुना गया है ना, कानून व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ना। संबित जी, मुझे एक बात समझ नहीं है, ये देखिए, मेरी जो ये नाराजगी और गुस्सा है ना, वो मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि सत्ता में आप हैं संबित पात्रा जी, सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं। मुझे आपसे गुस्सा जायज है, आप मुझे आपसे ये समझना है, और ये सवाल इस वक्त देश के हर आम इंसान के जहन में है जो घर बैठकर आपको, मुझे टीवी पर सुन रहा है। सवाल ये है संबित पात्रा जी, जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, ज्यादती होती है, उसकी मौत तक हो जाती है, संबित पात्रा जी, राजनीतिक दलों की जो ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स बलात्कार के ऊपर कैसे हो जाती है? बलात्कार के आगे तो सारी बातें खत्म हो जानी चाहिए, इंसाफ के आगे तो सारी बातें जीरो हो जानी चाहिए राजनीति की। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो पहले ये देखा जाएगा कि किस स्टेट में हुआ है, उस स्टेट में किसकी सरकार है, और फिर जो दल है वो ये सोचेगा अच्छा हमारी सरकार है, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्यों बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती इसके लिए? क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो इसलिए राजस्थान में कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं करेगी। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आता। इसका जवाब तो मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इसका जवाब कि क्यों एक स्टेट में हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्यों दूसरे स्टेट में वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसका जवाब तो सुरेंद्र राजपूत जी भले तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में आज कोई पहली बार हमने इस 12 के केस के बारे में नहीं सुना, अलवर के केस के बारे में भी सुना है। इससे पहले मई 25 तारीख को एक दलित युवती के साथ जिस प्रकार गैंगरेप किया गया, उस विषय को भी सुना है। मगर आप देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने चयनात्मक ढंग से, सिलेक्टिव ढंग से जाके
पीड़िता के घर में राजनीति करने की कोशिश ना तो राजस्थान में किया है, ना ही किसी कांग्रेस शासित राज्य में आज से पहले किया है। इसलिए इसका उत्तर कि हमेशा कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चयनात्मक राजनीति क्यों करती है, इसका उत्तर तो कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे। मगर आपका पुलिस को लेकर जो मेरे से सवाल था उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, आपने कहा कि पूरे पुलिस फोर्स को उत्तर प्रदेश का उसको रिजाइन क्यों नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ पुलिसकर्मी जरूर इसमें दोषी भी होंगे। नहीं, कुछ पुलिसकर्मियों ने सही टाइम पे काम नहीं किया। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैंने ये कहा कि अगर पुलिस ने लड़की का शव इसलिए जला दिया क्योंकि उनको लगा दंगा हो जाएगा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पॉइंट ये है संबित जी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि दंगा होने के कारण से उन्होंने जला दिया। वो कारण क्या रहा वो तो एसआईटी बताएगी और पुलिस के जो अधीक्षक है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे। मैं कह रहा हूं पुलिस का बहुत डेलिकेट काम होता है, मगर डेलिकेसी के बावजूद भी, कितना भी डेलिकेट क्यों ना हो, पुलिस को संवेदनशील ही रहना चाहिए। पुलिस के दोनों पक्ष को हमें देखना चाहिए। पुलिस अच्छा काम भी करती है और बुरा काम भी करती है। मैंने खुद ब खुद, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा था, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कहा कि जो पुलिसकर्मी वहां मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उसे सस्पेंड होना चाहिए। वो हमारा राज्य है, हमारे राज्य का पुलिसकर्मी है। फिर भी मैं कह रहा हूं प्रवक्ता के नाते कि उसे सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि वो संवेदनहीन व्यवहार था। किंतु फिर भी कोरोना के दौरान हमने पुलिसकर्मियों को पूरे हिंदुस्तान में देखा है, अपने जान पर खेल करके उन्होंने हमारे जान को बचाया है। तो दोनों पक्ष, पुलिस का संवेदनशील पक्ष और संवेदनहीन पक्ष, दोनों को देखना होगा। अगर वो सेंसिटिव है तो उसे रिवार्ड करना होगा, गैर सेंसिटिव है तो उसे बिल्कुल पनिश करना होगा। अपनी तमाम बातें जो इस वक्त संबित पात्रा कह रहे हैं, रातों रात शव जला दिया जाता है, परिवार को विश्वास में लिए बगैर, जो उनका हक था उनसे वो हक छीनने के बाद एसआईटी बन जाती है। आपको भरोसा है ये एसआईटी सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और परिवार के साथ जो ज्यादती हुई उसकी भरपाई हो पाएगी? सुरेंद्र राजपूत। देखिए मीनाक्षी, 2017 से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगभग सैकड़ों की संख्या में एसआईटी बनाई है। संबित बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे पूछ लिए किस एसआईटी की रिपोर्ट इनके पास है या सरकार ने किस एसआईटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की है, किसी का भी। आप मतलब मैं आपको बताऊं, महिलाओं के प्रति अपराध, फ्रॉड, जालसाजी, भ्रष्टाचार, सबके खिलाफ इन्होंने सैकड़ों की संख्या में एसआईटी बनाई। एक की भी रिपोर्ट अगर इनके पास हो तो ये बता दें। नंबर 1, तो इस एसआईटी का क्या हाल होगा ये आपके सामने है। हाथरस पे आप एसआईटी बनाएंगे, आप बलरामपुर पे एसआईटी बनाएंगे, आप कानपुर पे एसआईटी बनाएंगे, आप बागपत पे एसआईटी बनाएंगे, आजमगढ़ पे एसआईटी बनाएंगे, तो क्या एसआईटी ही बनाते रहेंगे? एसआईटी ना होगी, सीबीसीआईडी हो गई उत्तर प्रदेश की, कि जहां पर केस को डंप करना हो तो वहां पर डाल दें। और रही बात संवेदनशीलता की, तो मैं संवेदनशीलता की बात बताऊं मीनाक्षी आपसे, कि केरल में एक जगह पर एक हाथनी की मौत हो जाती, दुखद मौत हो जाती है, तो पूरी संवेदनशील भाजपा, इंक्लूडिंग संबित जी, स्मृति ईरानी जी और सारे के सारे लोग, और महिलाओं के प्रति अपराध वाली स्मृति ईरानी जी भी, सब के सब लोग उस पर ऐसी हो जाते हैं 2 घंटे में। और 2 घंटे बाद ही उन्हें जब पता चलता है कि वायनाड क्षेत्र का नहीं है तो अचानक से शांत हो जाते हैं। ये तो इनकी ये बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बात पे तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं भी आपका समर्थन करती हूँ कि जो ये सेलेक्टिव तरीका है बयान देने का, सेलेक्टिव तरीका है किसी वारदात को उस नजरिए से देखने का, इसे तोड़ना होगा। कम से कम अब तो तोड़ना होगा, जब हाथरस में एक ऐसी भयावह घटना सामने आ गई और उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संबित जी आपका भी और सुरेंद्र राजपूत आपका भी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।